हेलो फ्रेंड्स। O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल की हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लोकेश ढाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके की उसी सीरीज का अगला सेक्शन देखेंगे। मुगल काल के बाद आधुनिक भारत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस सेशन से जुड़ी हुई जो भी पीडीएफ है, यदि आप चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं, जिसमें आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल करवा पाते हैं अपने लिए, और साथ ही कुछ कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज की तैयारी करनी है तो पढ़ाई से ज्यादा उस चीज के टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप HCS प्रीलिम्स के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने में। अगर आप अपनी गलतियां समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप उन गलतियों को आप वहां पे एग्जाम हॉल में नहीं दोहराएंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन और आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अपने आप को काफी नजदीक पहुंचा सकते हैं अपने सपने को पूरा करने में। ये आपकी काफी हेल्प करेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा का आधुनिक इतिहास के बारे में। तो हरियाणा के आधुनिक इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट पहला आदमी था, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड का निवासी होता था। अभी ये 1780 ईस्वी के आसपास मद्रास पहुंचा। फिर इसने आके यहाँ पे एक समरू बेगम थी मेरठ की, उसका मतलब ये मान लो कि कहीं ना कहीं उसकी सेना में भर्ती हुआ, फिर उसका विश्वास पात्र बन गया। फिर बाद में इसने अलग अलग तरीके से हिसार को अपनी मतलब हासी जगह जो है वहां को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो जॉर्ज थॉमस जो है उसको जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। 1780 ईस्वी में मद्रास पहुंचा। फिर उसके बाद इसने मेरठ की समरू बेगम की सेना में ये भर्ती हो गया था। समरू बेगम के जो महल है वो दो तीन जगह आपको मिल जाएंगे। हरियाणा में गुरुग्राम नाम की जो जगह है वहां पे भी इसका महल है, चांदनी चौक है दिल्ली में, वहां पे भी है, और मेरठ में तो है ही है। तो बेसिकली समरू बेगम का महल कहाँ पे, ये आपसे हरियाणा के बारे में पूछ सकता है। फिर इसका विश्वास पात्र बनने के बाद गवर्नर का एक मतलब रेवाड़ी का एक गवर्नर होता था जिसका नाम था नजफ अली खां, उसने विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह में शाह आलम सेकंड नाम का जो राजा होता था उसकी मदद करने के लिए समरू बेगम ने उसे कहा था। तो इसके खिलाफ ये जब लड़ा तो इससे कहीं ना कहीं शाह आलम सेकंड की इसने मदद की और उसकी रक्षा की। इस बात से खुश होके जो समरू बेगम थी उसने उसे टप्पल की जागीर दे दी। बाद में वो मराठों से जाके मिल गया। मराठों से मिलने के बाद मेवात के जो मराठा सरदार थे उसने उसे मेवात व्यवस्था संभालने का जिम्मा सौंप दिया। धीरे धीरे उसने दिल्ली व हरियाणा पर कब्जा करके हांसी के किले को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसने अपने नाम से सिक्के डालने शुरू करे। 1796 ईस्वी में रामगढ़ के किसान और जॉर्ज थॉमस के बीच लड़ाई हुई, और यहाँ पे कानोड़ नाम का एक युद्ध भी हुआ जिसमें उसकी जीत हुई। 1799 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस व सिखों के बीच नारनौंद का युद्ध हुआ, इसमें भी ये सिखों से जीत गया। फिर इन सब ने परेशान होकर फ्रांसीसी, ब्रिटिश, मराठा और सिखों ने मिलकर उसे झज्जर में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 1802 में उसकी मृत्यु होगी। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मराठा दौलत राव सिंधिया के साथ सूरजी अर्जन की संधि कर उसे हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कहीं ना कहीं अधिकार कर लिया हरियाणा पे। तो बेसिकली बात क्या थी, देखो इस टाइम पे एक आदमी होता था जिसका नाम था नेपोलियन। फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की एक चीज दुनिया में हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का महानायक था नेपोलियन। उसी के डर से अंग्रेजों ने एक चीज सिस्टम लॉन्च किया था लॉर्ड वेल्जली ने। पहले फ्रांस का एक आदमी होता था डुप्ले, उसने भी इस चीज को ट्राई करके देखा था लेकिन वो इतना सक्सेस रहा नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे लॉर्ड वेल्जली ने इसको दोबारा से लॉन्च किया, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग राजाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि नाम की एक प्रणाली स्टार्ट की। इसका मेन जो मोटो था ये था कि मैसूर जैसे राज्य, टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांस के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता था। तो टीपू सुल्तान कहीं फ्रांसीसियों को बुला ना लेके भाई आप जाके यहाँ पे हमारे को आजाद कराओ या कहीं ना कहीं अंग्रेजों का अधिकार ना छीन ले। इस वजह से इन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस महानायक से बचने के लिए सहायक संधि प्रणाली चलाई कि भाई आपके पास हम सेना रखेंगे, उसको पालो, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, आराम से रखो, आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो वो सेना लड़ेगी। उसके बाद आपके दरबार में कोई विदेशी आदमी नहीं रह सकता, हमारा व्यक्ति जो है वो आपके दरबार में रहेगा। इस टाइप की जो बातें थी वो सब्सिडरी अलायंस में कही गई थी, और इस पे साइन अलग अलग मतलब उनने किए थे। तो 1802 ईस्वी में मराठों का जो हेड था मतलब पेशवा होता था, ठीक है, बाजीराव सेकंड, उसने इस पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो हरियाणा के इतिहास में अलग अलग चीजें आपने देखी होंगी। तो 1803 ईस्वी में
जो दौलत राव सिंधिया नाम का राजा था उसने इस बात को मानने से मना कर दिया था, तो इसीलिए दौलत राव सिंधिया के साथ सूरजी अर्जन की संधि की थी, जिससे हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। तो ये सब बातें आप कहीं ना कहीं हरियाणा या भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। इसके बाद जॉर्ज थॉमस, देखो जॉर्ज थॉमस ने हिसार में एक चीज भी बनाई थी, जैसे जहाज कोठी नाम की एक जगह थी, वो रहने के लिए जॉर्ज थॉमस इस्तेमाल करता था। अब सूरजी अर्जन की संधि हुई थी, उसके पश्चात हरियाणा में अंग्रेजों की शोषणकारी राजस्व धार्मिक नीतियों का विरोध के स्वर उठने लगे, जिसकी वजह से अलग अलग जो रियासतें थी उन्होंने हरियाणा में विद्रोह कर दिया। तो जैसे छछरौली रियासत थी, ठीक है, यमुनानगर में, उन्होंने राजा जोध सिंह ने यहाँ पर 1818 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। रानिया की रियासत थी, यहाँ पे जाबित खां था, सॉरी जावेद खान नहीं, जाबित खां, ठीक है। तो जाबित खान नाम का आदमी था, उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब विद्रोह किया। किसानों का विद्रोह हुआ था, राजा सूरजमल जो था वो उनका हेड था। जींद का विद्रोह हुआ था राजा प्रताप सिंह के विद्रोह मतलब नेतृत्व में। बनावली का विद्रोह हुआ था गुलाब सिंह के नेतृत्व में 1835 में। इसके बाद कैथल का विद्रोह हुआ था गुलाब सिंह साहिब कौर सूरज कौर इनके नेतृत्व में। तो इन सब ने क्या किया, विरोध किया। इन विरोध के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी जो रियासतें थी वो अपने अंदर मिला ली। तो कुछ तो रियासतें यहाँ पे मिला ली थी, ठीक है। लाडवा का विद्रोह हुआ था अजीत सिंह के नेतृत्व में। तो अलग अलग आदमियों ने नेतृत्व किया अलग अलग तरीके से। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जैसे राजस्व की अगर नीति की बात करें तो भारत में राजस्व की 3 पॉलिसी लागू की थी। जैसे एक थी परमानेंट सेटलमेंट, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नाम की व्यवस्था लागू की थी। तो इस व्यवस्था ये पूरे भारत के 19% एरिया पे थी। जो साउथ इंडिया था यहाँ पे व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। और हरियाणा और उत्तर भारत जो था वहां पे थी महालवाड़ी। तो आपसे पूछ सकता है, एक होल्ट मैकेंजी नाम का आदमी था, उसने लागू की थी। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी यहाँ पे हरियाणा में जो एरिया था हरियाणा का, वो इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो राजस्व की पॉलिसी भी पूछी जा सकती है, कौन सी व्यवस्था हरियाणा में लॉन्च थी। इसके बाद इनने अलग अलग तरीके से यहाँ पे अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया, जैसे रानिया, छछरौली, अंबाला, रादौर, कैथल, ठीक है। इसके बाद लाडवा, थानेसर, इस टाइप की जो रियासतें थी उनको लिया। तो कहीं पे किसी का बच्चा नहीं था तो उत्तराधिकार की, देखो एक पॉलिसी आपने सुनी होगी, लॉर्ड डलहौजी नाम का एक आदमी था, उसने एक व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम था लैप्स की नीति। तो जो लैप्स की नीति थी, उस लैप्स की नीति के द्वारा भी अंग्रेजों ने हरियाणा की अलग अलग रियासतों पे कब्जा कर लिया था। 3 तरीके से लैप्स की नीति काम करती थी। लैप्स की नीति, इसको व्यापकगत सिद्धांत या हड़प की नीति भी कह देते हैं। इस पॉलिसी में क्या होता था भाई, जैसे मान लो अगर राजा का बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसके उत्तराधिकार ना होने की वजह से राजा कोई विद्रोह कर दे तो युद्ध में हराने के बाद, और अगर कोई आदमी मतलब जैसे भाई किसी को अब दोनों में से कोई ऑप्शन मिला नहीं तो उसके ऊपर मिस गवर्नेंस का आरोप लगा देते थे। जैसे मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया गया था 1856 ईस्वी में अवध के ऊपर, जो आपने नाम सुना होगा, लखनऊ में, ठीक है। बेगम हजरत महल थी, उन्होंने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उनके ऊपर मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया गया था। ऐसे युद्ध के द्वारा ये जो जितनी रियासतें थी जिन्होंने विद्रोह किया तो वो तो युद्ध के द्वारा, जैसे पंजाब था, तो बड़ी रियासतों की बात करें तो पंजाब को 1849 ईस्वी में युद्ध के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर ले लिया था। उत्तराधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी थी, जैसे भाई सतारा थी, जैतपुर थी, संबलपुर थी, ठीक है, बघाट थी, और भाई उदयपुर थी, झांसी थी, ठीक है। इस टाइप के जो नाम आपने सुने होंगे, झांसी की रानी थी तो काफी फेमस थी। तो उत्तराधिकार के वजह से उनको उनकी जो रियासत थी, उनका जो देशी रियासत का जो साम्राज्य था उनके ऊपर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। इन सब का जो एक कॉमन इफेक्ट देखने को मिला, जो प्रभाव देखने को मिला, वो थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो थी वो हुई। इसका जो पहला मतलब विद्रोह का जो बिगुल बजाया गया था, जो एक तरीके से विद्रोह हुआ था, वो 10 मई 1857 ईस्वी को हरियाणा के अंबाला कैंट जो जगह थी वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। श्याम सिंह नाम का एक मतलब सैनिक होता था, उसने अंग्रेजों को सारी बात बता दी, भाई ऐसे ऐसे झगड़ा चल रहा है और ठीक ठाक सब माहौल है, आपके सारे सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस वजह से अंग्रेजों को पता चल गया। साथ में इसकी तारीख थी 31 मई की और स्टार्ट कर दिया 10 मई को। इस वजह से बहुत सारे पूरे देश, उस टाइम पे कम्युनिकेशन का ऐसा नहीं था भाई कि सबको व्हाट्सअप कर दिया भाई चलो चलो जल्दी आंदोलन चल रहा है। वहां पे तो सीधी बात है, कम्युनिकेशन के बहुत हल्के साधन थे और ऊपर से अंग्रेजों ने सब चीजों पर बैन लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी जो अपने आप में कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आती थी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेड रहा कि हमें पता नहीं चला भाई कहाँ पे कब क्या हो रहा है। और अंग्रेजों के सामने एक एक करके जब
अलग अलग तरीके से विद्रोह उठा तो उन्होंने उनको दबाने में भी आसानी रही। तो इस टाइप से जो 1857 की क्रांति थी वो हरियाणा में क्या इफेक्ट डाल रही थी, हरियाणा में क्या हुआ वो समझना है। तो 1857 की क्रांति जो थी 10 मई 1857 को अम्बाड़ा की छावनी से शुरू हुई थी। उसके बाद जज्जर रियासत के अब्दुल रहीम खान द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बाद में यह जो रियासत थी वो नाबाव पटियाला का जो रियासत का जो हेड था वो अंग्रेजों की तरफ था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने उसको मतलब एक तरीके से उपहार स्वरूप गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रियासत उनको दे दी थी। बल्लभगढ़ जो रियासत थी उस रियासत के राजा थे नाहर सिंह, बहुत फेमस आदमी है। उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया और इनको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इन्हें चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी और बल्लभगढ़ में उनके नाम से नाहर सिंह का किला भी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये नाहर सिंह का फोटो है जो आप देख सकते हैं। नाहर सिंह बहुत ही महान इंसान रहे हैं हरियाणा के इतिहास से। 1857 की क्रांति में इनका नाम काफी मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। और इस टाइप की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। पूछ सकता है कहां से कौन नेतृत्व कर रहा है और कब उसको फांसी दी गई। देखो अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो वहां पर फैक्चुअल चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। तो फैक्चुअल चीजों को समझना और याद रखना थोड़ा सा जरूरी बनता है। इसके बाद 1857 में जैसे वीर हुकमचंद थे भाई झांसी से, ठीक है। इसके साथ भाई 1857 में राव तुलाराम थे, ठीक है। जो 1863 ईस्वी में राव तुलाराम जो थे वो रेवाड़ी से थे, रैसे रेवाड़ी रैसे राव तुलाराम। और राव तुलाराम 1857 की क्रांति के बाद यहाँ से भाग गए थे अफगानिस्तान में जाके। पहले इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद अफगानिस्तान में जाके उनकी डेथ हो गई थी 23 सितंबर 1863 ईस्वी को। इन्हीं के मतलब याद में शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हरियाणा में। तो ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है। तो बहादुरगढ़ जो रियासत थी वहां के बहादुर जंग ने नेतृत्व किया। मेवात यहाँ पर सदरुद्दीन मेवाती थे, उन्होंने नेतृत्व किया। रेवाड़ी रियासत यहाँ से क्रांति का नेतृत्व और राव तुलाराम ने किया था। और गोपाल देव, ये दो बहुत फेमस थे। ये पूछा जा सकता है कई बार, क्या होता है कम एक मेन पॉइंट को याद कर लेते हैं तो उसके साइड वाली बात पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नारनौल के पास 1857 में राव तुलाराम की लड़ाई हुई थी और बाद में ये काबुल चले गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां चले गए थे। 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद झांसी रियासत जो थी यहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंसान है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रोहतक खरखोदा यहाँ से रिसालदार बिसारत नाम का आदमी था, उसने नेतृत्व किया। पानीपत से नायक मौलवी इमाम अली कलंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बू अली शाह कलंदर की मतलब ये मान लो कि कहीं ना कहीं दरगाह और मस्जिदें भी हरियाणा मतलब दरगाह और मकबरा भी हरियाणा में है। तो एक करनाल में है और एक पानीपत में। तो ये भी अपने आप में कलंदर और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये ध्यान रखना। हिसार के शहजादा मोहम्मद आजम, इन सब ने हरियाणा में अलग अलग तरीके से हरियाणा की जो क्रांति थी 1857 की जो क्रांति थी जिसका पूरे भारतवर्ष में विस्तार था, जो हरियाणा का मेन पॉइंट ऑफ व्यू केवल यहाँ पे वो हम समझ रहे हैं। इसके बाद अंग्रेजों के कई रियासतें थी जो अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी, जैसे जींद रियासत थी। यहाँ के शासक रूप सिंह तेज थे, इनको दादरी और रोहतक महेंद्रगढ़ कुरुक्षेत्र का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। छछरौली रियासत थी, लोहारू रियासत थी, पटौदी रियासत थी, सांपला रियासत के थे नवाब इलाही बख्श। इसी के कारण बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार भी हुए थे। कुंजपुरा दुजाना करनाल रियासतों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस टाइप की बहुत सारी रियासतें ऐसी थी। देखो हमारे देश में अंग्रेज बहुत कम थे, लगभग 1 लाख के आसपास अंग्रेज थे और करोड़ों में जनता, ये मान लो 20-30 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन होती थी। उसके बावजूद वे हमारे ऊपर राज कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की खुद की जनता, आपस में हमारी लड़ाइयाँ, वे सब क्या थी वो कहीं ना कहीं हमें उनसे मतलब कमजोर कर देती थी। कि आपस में जब कट के मरते थे भाई फूट डालो राज करो जैसी पॉलिसी ठीक ठाक काम कर रही थी, कहीं धर्म के नाम पे कहीं जातियों के नाम पे, तो हमारा समाज काफी बटा हुआ था। इस वजह से अंग्रेजों ने इसका ठीक ठाक फायदा उठाया। 1857 में क्रांति में ये बात आपको पता चल गई, श्याम सिंह नाम के आदमी ने इसका जो बातें थी वो अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा को 57 की क्रांति के बाद किसके साथ मिला दिया गया था या पंजाब के साथ हरियाणा को कब मिलाया गया, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन जो था ये मुस्लिम धर्म में कहीं ना कहीं मान लो जो मतलब मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था और अंग्रेजों की सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को बाहर निकालने के बाद मुस्लिम शासन की बहाली करना था। और भारत में इस आंदोलन के संस्थापक रायबरेली के सैयद अहमद शाह, जो सैयद अहमद थे वो शाह वली उल्लाह की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेजों ने वहाबियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू की, उनके खिलाफ न्यायिक अभियोग भी चलाए।
पंजाब के तात्कालिक न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मांटगोमरी नाम का एक जिला भी है पाकिस्तान में, जो मांटगोमरी नाम का जिला, उसी में हड़प्पा नाम की जगह भी पड़ती है। इसके बाद पटना और थानेसर, ये जो मेन सेंटर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वहाबी आंदोलन था, इसका मुख्यालय था पटना में। बाद में हरियाणा के थानेसर में भी यहाँ पे काफी मतलब कहीं ना कहीं इसका एक विस्तार रहा। तो हरियाणा क्षेत्र इसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्रों में से एक था। कुछ बड़े जमींदारों के भी आंदोलन में शामिल हुए थे। दिल्ली के अलावा अन्य महत्वपूर्ण केंद्र थानेसर, अम्बाड़ा, पिहोवा और पानीपत थे। हरियाणा के कुछ उल्लेखनीय नेताओं में पानीपत के मौलवी मोहम्मद कासिम, थानेसर के मोहम्मद जाफर और अम्बाड़ा के मोहम्मद शफी थे। ये एक आंदोलन था वहाबी आंदोलन, जो मतलब कहीं ना कहीं ये था कि भाई अंग्रेजों की सत्ता को हटाया जाए। और 1857 की क्रांति के बाद कई चीजें हमारे देश में चल रही थी, तो उन सब चीजों का कहीं ना कहीं एक अलग अलग रूप देखने को मिला। तो वहाबी आंदोलन। ऐसे ही हरियाणा में धार्मिक सामाजिक आंदोलनों में और कौन था, तो आर्य समाज जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। तो उन्होंने हरियाणा का पहला जो दौरा किया था वो अम्बाड़ा नाम की जगह पे वे पहली बार हरियाणा में आया था 1878 में। और पंजाब के रुड़की से पंजाब जाते समय कुछ समय के लिए वे यहाँ रुके थे। इसके बाद उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक कमजोरी की निंदा की। 1880 में स्वामी दयानंद ने राव युधिष्ठिर, ये नाम याद रखना, के अनुरोध पर रेवाड़ी का दौरा किया, जो बाद में स्वामी दयानंद के शिष्य बने, जिन्होंने 11 धार्मिक प्रवचन दिए और चर्चाओं में भाग भी लिया। उन्होंने फिर से पुरातन गोशिप अवतारों आदि पर हिंसक हमला किया। स्वामी दयानंद की अपील पर रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप कुछ आर्य समाज संगठन क्रमशः 1881 और 83 में जगाधरी और अम्बाड़ा छावनी में भी स्थापित किए गए। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज हरियाणा में लाला लाजपत राय, पंडित बस्तेराम, लाला चंद्रलाल, डॉक्टर रामजी दास व राव उदितर के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। तो इस टाइप से हरियाणा में जो अपना आंदोलन था आर्य समाज, तो आर्य समाज आंदोलन ने भी हरियाणा में काफी पकड़ मजबूत बनाई और कहीं ना कहीं हरियाणा में धार्मिक और सामाजिक तरीके से अलग अलग कुरीतियों को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाजी स्वामी सरदानंद ने 1911 में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी थी। इस प्रकार हरियाणा में आर्य समाज का प्रचार प्रसार हुआ। इसी आर्य समाज को देखते हुए हमारे जो मतलब हिंदू धर्म है उसके अंदर भी सुधारों की बात की गई। तो झज्जर में सनातन धर्म सभा का गठन किया गया, जिसके प्रमुख दीनदयाल शर्मा थे। उन्होंने 1887 ईस्वी में भारत धर्म महामंडल की शुरुआत भी की थी। ये सब जो थे वे हरियाणा के सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, जिससे हरियाणा में अलग अलग तरीके की कुरीतियों को खत्म करने की बातें चल रही थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हरियाणा में 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या हुआ। तो लेक्चर के साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हरियाणा की अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।